हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप लोग वेल एंड गुड होंगे। बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास से हम आपके कॉस्ट अकाउंटिंग 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका यूनिट नंबर 1 है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। यूनिट की बात करें तो आपको पता चल ही गया होगा कि सभी यूनिट का 25% वेटेज रखा गया है। इस यूनिट के सिलेबस की बात करें, वैसे सिलेबस तो पूरा हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं है, यूनिट के सिलेबस को फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 है रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट और लॉसेस। नंबर 2 प्रोसीडर यानी प्रोसेस फॉर रिकंसिलिएशन एंड नंबर 3 परफॉर्मा ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड नंबर 4 है प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो कुल मिला के 4 ही पॉइंट दिए गए हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, प्रैक्टिकल की व्यू पॉइंट से बहुत ही आसान है, थियरी में कुछ खास दम नहीं है। फिर भी ऐसा हम कैलकुलेशन करने से पहले कुछ चीजों को तो हमें समझना जरूरी है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में भी कुछ खास लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है उसको तो समझेंगे। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इट इज कॉमन इन बिजनेस टू कीप सेपरेट सेट ऑफ बुक फॉर फाइनेंशियल अकाउंट एज वेल एज कॉस्ट अकाउंट। तो बिजनेस के अंदर वैसे जनरली हम या कॉमनली फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट को क्या करते हैं, सेपरेट ही बनाते हैं, राइट। फाइनेंशियल अकाउंट की हम अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की हम अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंसेस इन द ट्रेडिंग रिजल्ट shown by both sets of book as they are written for different purposes। सीधी सी बात है, जब पर्पस ही हमारा डिफरेंट यानी अलग अलग है, तो जो है दोनों का डिफरेंस तो हमें देखने को मिलेगा ही। ऑलवेज सम डिफरेंस, अब वो तो दिखने को मिलेगा ही। डिफरेंस क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम अलग परस्पेक्टिव के व्यू पॉइंट से या व्यू पॉइंट से हम लिखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हम अलग व्यू पॉइंट से लिखते हैं, तो दोनों के बीच तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। हाउएवर the result of both must be capable for beginning reconciled। अब कैसे इसको हम कैपेबल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, चलिए वही तो चीज सीखना है इस चैप्टर में। यस, एन इंटरेस्टिंग सिंपल वुड यू मेक पॉइंट क्लियर। तो इसको क्लियर करना जरूरी है। कैसे? चलिए देखते हैं। देयर इज जनरली सम डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस। तो कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है आपको बैंक बैलेंस में। कैसे? शोन बाय अ बैंक पासबुक, जो आपकी बैंक की पासबुक होती है, एंड डेट शोन अवर कैश बुक। कैश बुक होती है और पासबुक होती है, दोनों क्या है, अलग अलग है, बिल्कुल है। हाउएवर preparing bank reconciliation statement, one is able to reconcile two balances। तो बैंक अब उसको कैसे प्रिपेयर करती है, जो कि आपको फाइनली एक बैलेंस शो होता है। वही सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। देखिए, द सेम लॉजिक अप्लाई टू द रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट as shown by two sets of business for which a reconciliation statement is prepared। बस उसी तरीके से हमें अभी यहाँ कॉस्ट और फाइनेंशियल को क्लब यानी मर्ज करके बताना है, क्लब करके बताना है एक फाइनल अकाउंट। तो वही चीज इसको सीखनी है। यही पूरे का पूरा क्या है, चैप्टर है आपका। तो इसीलिए यहाँ कुछ खास लिखा नहीं गया था, राइट। देखिए ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल लिया इन्होंने, बैंकिंग सेक्टर का लिया, यानी बैंक का लिया। दो चीज बताया गया है, बैंक पासबुक और आवर कैश बुक, जो हमारी कैश बुक होती है, वो दोनों को मर्ज करके बैंक एक क्या बनाती है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करती है, और वो हमें दो बैलेंस को एक साथ शो करती है। वही चीज हमें यहाँ अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 1 वापस आ गया है,
क्यों वापस आ गया है? देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने अपने एंड से ऐड किया था, यही आपके बुक में लिखा भी गया है। तो ये चलिए नंबर ही हटा देते, क्लियर, इंट्रोडक्शन सिंपल हो गया। अब नंबर 1 वापस आ गया है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट्स और लॉसेस, क्या क्या रीजन हो सकते हैं वह यहाँ दिए गए हैं। एकदम सिंपल सा रीजन है, आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको और आसानी से समझ आएगा। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंट्स दोनों हम प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, राइट। दोनों का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिफरेंट होता है। द मेन ऑब्जेक्ट the main object of financial account is to record day to day monetary transaction। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पता नहीं क्यों गला खराब हो गया थोड़ा सा, सॉरी स्टूडेंट्स। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इज टू रिकॉर्ड डे टू डे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यानी फाइनेंशियल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि जो डे टू डे हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना। टू प्रिपेयर फाइनल यानी एनुअल अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उसको हम प्रिपेयर कब करते हैं? आपके फाइनल यानी एनुअल ईयर में, एंड ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, टू ascertain the trading result of the year and show the statement of affairs of the business at the end of the financial year। और आपको ये कब हमें देखने को मिलता है? एंड ऑफ द ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होता है तब ये सारे ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या है? इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर in a greater detail and to ascertain the cost per unit of good produce or services rendered। यानी कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करने का मोस्टली क्या पर्पस है? कि कितनी कॉस्ट है वो जानना, एक्सपेंडिचर यानी आपके वही सारे खर्च डिटेल में जानना, और उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, किसका? गुड का, गुड जो प्रोड्यूस करते हो या आप सर्विस देते हो उसका। ये चीज जानने के लिए हम कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हमने समझ लिए कि फाइनेंशियल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। दो चीजों को हमने सीख लिया है, बिल्कुल सीख लिया है। अब आइए पढ़ते हैं। द डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट और लॉसेस डिस्क्लोज्ड बाय कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट अराइजेस मेनली ड्यू टू फॉलोइंग 4 रीजंस। अब ये 4 रीजन है जिसको हम क्या करते हैं डिसएग्रीमेंट करते हैं प्रॉफिट और लॉस को डिस्क्लोज बाय कॉस्ट और फाइनेंशियल के लिए। वही 4 रीजन हम समझते हैं। नंबर ए है, सम आइटम्स आर शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो इतना तो आपको पता चल गया कि कुछ आइटम है जो हम सिर्फ किसमें शो करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट में ही बताते हैं। पॉइंट नंबर बी है, सम आइटम्स आर शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कुछ ऐसी आइटम है जिसको सिर्फ हम कॉस्ट अकाउंट में शो करते हैं। पॉइंट नंबर सी है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शंस ऑफ ओवरहेड्स। जो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन है उसको हम शो करते हैं। पॉइंट नंबर डी है, डिफरेंसेस बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। और जो डिफरेंट बेसिस होता है स्टॉक वैल्यूएशन उसको भी हम शो करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये कुछ इसके मेनली रीजन है। डिटेल में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट ही हमने पढ़ लिया। वही चीज है। नंबर ए है आपका, आइटम शो ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वो कौन कौन से आइटम हो सकते हैं जो कि हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हैं? आइए पढ़ते हैं उसको। देयर आर सर्टन आइटम्स, कुछ सर्टन आइटम्स है विच आर शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि सिर्फ हम फाइनेंशियल अकाउंट में ही शो करते हैं, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट में हम शो नहीं करते हैं। such item of expenditures will reduce the financial profit। और ये कुछ जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉफिट को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं फॉर द ईयर। whereas any such items of income will increasing in financial profit account। तो कुछ ऐसे भी आइटम है जो इनकम को क्या करती है? इंक्रीज करती है आपकी किसके?
फाइनेंशियल प्रॉफिट अकाउंट को, राइट। तो वही चीज हमें देखना है कौन कौन से है। द मेन आइटम इंक्लूड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट एज फॉलोज। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं उसको। यस, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 है आपका एप्रोशंस ऑफ प्रॉफिट। नंबर बी है नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम। नंबर 3 है आइटम ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर। नंबर 4 है इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ। तो ये 4 आइटम से डिटेल में लिखा गया है। इसको पढ़ता हूं मैं। पहले ये शोर शराबा चला जाए जो यहाँ बेचने आते हैं फेरी वाले, सबसे ज्यादा दिमाग खराब यही करते हैं। वो तो आपका भी दिमाग खराब करते ही होंगे क्योंकि डिस्टरबेंस हमें झेलना पड़ता है और मैंने आपसे कहा था कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास इनको कंट्रोल करने का, तो उसके लिए मैं आपसे सब सॉरी कह सकता हूँ। चलिए वापस आते हैं इस पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें नंबर 1 है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नंबर 2 है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड अदर रिजर्व्स। नंबर सी है ट्रांसफर टू सीकिंग फंड। नंबर डी है डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल। तो ये कुछ प्रॉफिट के पार्ट्स है जो कि सिर्फ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हैं, राइट। नंबर 2 था नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो इसमें क्या हो सकता है। नंबर ए है आपका रेंट रिसीव ऑन रिसीवेबल। नंबर बी है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट्स, शेयर ट्रांसफर फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो ये कुछ आइटम है जो कि सिर्फ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हो। आइटम ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर के कुछ आइटम है जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑन बैंक डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हो गया, बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो गया, ये फाइनेंशियल का नेचर है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, ऑन बैंक लोन हो गया। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कॉस्ट अकाउंट, अगर उसको क्या नहीं किया गया अपने इंटरेस्ट है जो वो क्या कैपिटल का नेचर का नहीं है। तो इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ करते हो, जैसे गुडविल को रिटर्न ऑफ करना हो गया। फिक्टिशियस असेट्स में क्या हो गया आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, अंडरराइटर कमीशन, ब्रोकरेज यानी कमीशन, इट्स रिटर्न ऑफ करते हो। तो ये आपका किसका नेचर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर है। ये कुछ आइटम है जो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर है। चलिए बी को देखते हैं क्या कहता है। बी नंबर बी है आइटम शो ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, कि कुछ ऐसी आइटम है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में शो करते हैं। There are few items which show in cost account only but not in financial account। तो कुछ ऐसी आइटम है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में हम शो करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट से उसका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। थोड़ा सा उर्दू शब्द हो गया, कोई बात नहीं है, सभी लैंग्वेज सीख लेंगे हम यहाँ। All expenditure were paid or not are recorded in financial expenditure। सीधी सी बात है। Thus, type of expenditure which would appear in cost account only is notion charges। ये आगे भी आएगा। The following 2 items are example of item including cost account only। Interest on capital, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। Sometimes interest on capital is charged in cost accounting, ever through it is has not paid to show normal cost of employing capital rather than investing it outside the business। तो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो इसको कहाँ शो करना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। चार्ज इन द ल्यू ऑफ रेंट, ये भी कहाँ शो करोगे आप, इसको भी कॉस्ट अकाउंट में शो करोगे। कुछ खास नहीं है, पढ़ लेना अंदर। पॉइंट नंबर सी है अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसको थोड़ा समझना जरूरी है। इन फाइनेंशियल अकाउंट द एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड आर शोन। अगर एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड है तो उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करेंगे। हाउएवर इन कॉस्ट अकाउंट ओवरहेड इज रिकवर ऑन सम प्री डिटरमाइंड बेसिस, फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ
ऑन डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑफ ऑन सेल्स। तो आप इसको क्या करोगे, कॉस्ट अकाउंट में शो करोगे। आई होप दोनों पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में है, क्लियर हो रहे होंगे। थस the amount of overhead recover and amount actually incurred will be invariable differences. If the differences are written off or written off, यानी यही डिफरेंसेस को क्या करते हो आप जब लिखते हो कहाँ, टू कॉस्टिंग पीएलएन अकाउंट में, then profit as shown two set of book will be agree and the over absorption under absorption will not be shown in reconciliation statement। अजीब सी बात है, सही है, लेकिन इसकी कुछ अलग थियरी है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद नहीं रखोगे फिर भी काम चल जाएगा। जब आप रिटर्न करते हो, रिटर्न ऑफ करते हो अंडर ओवर ऑब्जेक्शन को, तो आप उसको जनरली क्या करते हो, कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट के लिए लिखते हो, और उसको टू सेट ऑफ जब एग्री करते हो तो उसको कहाँ लिखते हो आप, विल नॉट बी शोन इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो नहीं करते हो, कहाँ शो करते हो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है अभी मैं बताऊंगा एक लाइन के बाद। पहले ये अकॉर्डिंग टू वेल्डॉन जो कि ऑथर है, इन्होंने क्या कहा है, इंस्टेड इफ इट हैज बीन कैरी फॉरवर्ड एज अ बैलेंस टू नेक्स्ट ईयर। अगर आप बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हो किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, दिस अमाउंट मस्ट बी शोन इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और उसको क्या करना चाहिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही शो करना चाहिए। मस्ट भी यानी कंपलसरी शो करना चाहिए। लेकिन ये एक बकवास ऊपर सी बात है, उसके लिए क्या किया गया है हमारे इंडिया में, आइए देखते हैं। एज इन ऑल टेक्स्ट बुक पब्लिश इन इंडिया, जो भारत में जितनी भी किताबें पब्लिश हुई है एट इंडिया लेवल, एट ऑल इंडिया लेवल यानी पूरे भारत में, पूरे भारत के लेवल पर, हैव शोन अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन को कहाँ शो करते हैं हम, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही शो करते हैं। लेकिन ऊपर देखिएगा हमने जो पढ़ा था कि जब हमें डिफरेंस को रिटर्न ऑफ करते हैं तो कहाँ, कॉस्टिंग एंड पीएलएन अकाउंट में शो करते हैं, राइट। वो भी कैसे, प्रॉफिट एट शोन टू सेट्स ऑफ बुक विल बी एग्री। देखा, तो इसलिए मैंने कहा था ये ऊपर वाली चीज को नहीं याद रखोगे तो भूल जाना। हम इंडिया में हैं और भारत के ही अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको कहाँ शो करना है, अंडर और ओवर ऑब्जेक्शन को तो रिकंसिलिएशन में ही स्टेटमेंट में शो करना है। देखिए, वी फॉलोड द सेम प्रैक्टिसेस इन दिस बुक। तो इस बुक में हम इसी रूल को फॉलो करेंगे कि हम अंडर ऑब्जेक्शन और ओवर ऑब्जेक्शन को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करने वाले हैं। बस बात खत्म हो गई। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाना, हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिंपल और कुछ लाइन से, तो आइए पढ़ते हैं क्या क्या है। इट हैज बीन assumed in all cases the difference overheads accounting has not been transferred to costing profit and loss account, so the adjustment in respect of overheads become necessary while reconciling cost and financial account। वही बात है कि हम assume करेंगे, assume all cases, सभी केसेस को हम assume करेंगे कि हम उसको कॉस्टिंग पीएलएन अकाउंट में शो नहीं करने वाले हैं। जितने भी एडजस्टमेंट होंगे हम उसको रिकंसिलिंग यानी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर शो करने वाले हैं, राइट। ये तो हमारे ऊपर ही क्लियरली लिखा गया था। कहाँ सर बता दीजिए, ये देखिए, ऑल टेक्स्ट बुक पब्लिश्ड इन इंडिया एट इंडियन लेवल, राइट। तो आपका ये गलत नहीं होगा, पूरे भारत में हम इसको यही रूल अप्लाई किया गया है कि आप इसको कहाँ शो करोगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करोगे। और वही रूल को फॉलो किया गया है जो आपकी लोकल टेक्स्ट बुक है जो कि सुधीर प्रकाशन है, उसी से हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपका सारा सम सही माना जाएगा और सही भी है। चलिए बात करें नंबर डी की, कि डिफरेंस बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। ये तो एकदम सिंपल है, मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर,
prudence, sorry, the stock in financial account is always valued on the basis of cost and market prices, whichever is less. तो स्टॉक कैसे वैल्यूड होता है? जो तो बेसिस ऑफ कॉस्ट होता है या फिर एमपी प्राइस पे जो होता है, जो दोनों में से कम हो उसको शो करते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलवेज एक्चुअल कॉस्ट, और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या एक्चुअल कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्चुअल कॉस्ट होता है उस पे शो करते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक। बाकी कुछ खास नहीं है, पढ़ सकते हो आप। थर्स इन कॉस्ट accounting, raw material will be valued on FIFO, यानी first in first out, LIFO, last in last out, or other accepted method of price issue. Work in progress may be valued at a prime cost only or at a work cost, or finished good is generally valued on the basis of its cost of production. Simple. The finished stock is valued on the basis of work cost or factory cost in financial accounting. For example, office overhead is excluded, whereas cost accounting stock is always valued on the basis of cost production. For example, prime cost plus factory overhead plus administrative overhead. सिंपल है ये तो, कॉस्ट शीट की प्रोसेस है, कुछ खास है नहीं। Thus, the stock figure in these two sets of account will be different, so the extent of the office overhead charged to closing stock change, an adjustment become necessary to such differences is reconciling the profit of two set of books। तो उसी को हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, कुछ खास है नहीं। तो काफी आसान पॉइंट था, पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है प्रोसीडर फॉर रिकंसिलिएशन। तो क्या उसके प्रोसीडर है, कुछ खास है नहीं, पढ़ लेते हैं, समझ में आ ही जाएगा आपको। रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट इन ब्रैकेट हो सकता है लॉस भी हो, ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विल डेट फाइनेंशियल अकाउंट इज डन बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और बाय मीन ऑफ मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। द फॉलोइंग प्रोसीडर यानी प्रोसेस कह सकते हो आप, मे बी अडॉप्टेड for reconciling the profit shown by the two sets of book of account। two set of books of account का मतलब एक कॉस्ट अकाउंट की बात हो रही है और एक फाइनेंशियल अकाउंट की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना आप। फर्स्टली, सबसे पहले, the reasons of disagreement between profit as shown by two sets of account must be presented। various item in trading and PLN account of financial account must be compared with the costing PLN account in order to find out followings। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए समझते हैं। नंबर 1 है एक्सपेंसेस शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। तो जो एक्सपेंसेस है उसको फाइनेंशियल अकाउंट में शो करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं करोगे। कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन, loss on sale of fixed assets, goodwill return off, preliminary expense, return of donation, charity, underwriter commission, income tax, fine and penalties, brokerage on investment। तो इसको कहाँ शो करोगे आप? फाइनेंशियल अकाउंट में शो करोगे, जो कि एक्सपेंस है। इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में आप शो नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 2 है इनकम शो इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली। कुछ इनकम है उसको फाइनेंशियल अकाउंट में शो करोगे, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो ये कुछ आइटम्स है, कहाँ शो करोगे? सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में शो करोगे। ये इनकम हो गया, ऊपर था वो एक्सपेंस है, नीचे है इनकम है, फाइनेंशियल अकाउंट में शो करना है। नंबर 3 है एक्सपेंसेस शो इन कॉस्ट अकाउंट ओनली बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको आप शो करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो आप नहीं करोगे। कौन कौन से हो सकते हैं बता दीजिए सर। ये रहा एग्जांपल, नोशन रेंट ऑन ओन प्रीमाइस, नोशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनपुट चार्जेस फॉर मैनेजमेंट टाइम्स, depreciation on assets valued
डिफरेंटली इन कॉस्ट बुक इन ब्रैकेट इफ डिफरेंस ओनली रिकॉर्डेड। ये कुछ आइटम्स हो गए। पॉइंट नंबर 4 है द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड चार्जेस शोन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओवरहेड चार्जेस में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करोगे, एंड ओवरहेड चार्जेस रिकवर्ड, ओवरहेड चार्जेस को रिकवर करोगे तो उसको आप कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करोगे। बहुत ही अच्छा मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मोस्ट आईएमपी है। इसको आप याद रख सकते हो कि ओवरहेड चार्जेस से उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करोगे, ओवरहेड चार्जेस रिकवर करोगे तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करोगे। The basis of valuation of stock in both set account and the difference between the value of stock shown in both set of accounts। स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें तो बोथ सेट ऑफ अकाउंट यानी क्या, फाइनेंशियल प्लस कॉस्ट अकाउंट की बात हो रही है, सिंपल। बोथ सेट ऑफ अकाउंट्स यानी इसको यहाँ शो करोगे, तो इसको ज्यादा आपको टेंशन लेने बात नहीं है स्टॉक ऑफ वैल्यूएशन की। जो याद रखने वाला था वो आपको बता दिया मैंने। वैसे ये भी सब याद ही रखना है, लेकिन वो तो आपको पढ़ के पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, कंफ्यूज कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, बस इतनी थियरी थी। बाकी एक छोटा सा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, नाउ वी आर पोजीशन टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन प्रॉफिट। अब आप आ चुके हो ऐसे पोजीशन में क्योंकि आप बना सकते हो क्या, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। परफॉर्मा दिया है आपकी बुक में, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कुछ खास है नहीं, याद हो जाएगा। 3 कॉलम बनेगी पर्टिकुलर्स की, अमाउंट की जो कि वैल्यू रुपीस में शो करेंगे हम। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, जो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ शो कर देंगे। ऐड करना है आपको ये 4 आइटम नॉट क्रेडिटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे शेयर ट्रांसफर फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 है आइटम शो इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में शो किया गया सिर्फ वही आइटम, जैसे नोशन रेंट चार्जेस ऑफ प्रीमाइसेस ओन बाय अ कंपनी। एंड पॉइंट नंबर 3 है ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शंस और ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। एंड नंबर 4 ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसको ऐड कर दोगे आप, सिंपल 1 2 3 4, इसको यहाँ लिख दोगे और आप डिडक्ट कर दोगे ये 3 आइटम। नंबर 1 आइटम नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया। नंबर 2 है ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। एंड नंबर 3 ओवर वैल्यूड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीनों चीज को आप यहाँ लिख दोगे और इसको आप यहाँ लिख दोगे। बस इसको ऐड करके लेस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल जाएगा जो आपको। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे पहले कॉस्ट शीट भी आपको सीखना पड़ेगा, वो भी सिखाऊंगा। वैसे आप ऑलरेडी उसको सीख के आए हो सेमेस्टर 3 में, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक सम में तो आप उसको रिकॉल कर लोगे, इतनी जल्दी तो आप नहीं भूले होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बस यही था पूरा का पूरा आपका चैप्टर, जिसमें कुछ खास थियरी नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन जितनी भी थी हमने कवर की है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो आई होप कि आपको थियरी से थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, बाकी प्रैक्टिकली से तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अभी तो आपका ये पहला क्लास है इस सेमेस्टर का, सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बस इतना ही कहूँगा, बाकी तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे पता है, लाइक शेयर तो करते रहते हो, साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिएगा।
वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।